मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 7वीं में आज हम पढ़ेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं इतिहास। और बच्चों, हम पढ़ेंगे 10वां पाठ मराठी सत्ता का विस्तार भाग 2। बच्चों, पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं इसका। आज हम पढ़ेंगे मराठी सत्ता का विस्तार, द एक्सपांशन ऑफ द मराठा पावर पार्ट 2 की बात करेंगे, भाग 2 की बात करेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो बच्चों, अगर हम बात करें पार्ट 1 में बच्चों हमने अध्ययन किया था, थोड़ा सा आपको रिवाइज करते हुए आगे ले चलेंगे कि मराठों के स्वतंत्रता युद्ध प्रारंभ में मुगल सत्ता किस तरह से आक्रामक, यानी जो नीति थी मुगल सत्ता की वो आक्रामक थी। और बच्चों, मराठों की जो नीति थी शुरू में वो सुरक्षात्मक थी। लेकिन बच्चों, स्वतंत्रता युद्ध के अंत में स्थिति उलट गई। मराठों ने आक्रमण की और मुगल ने सुरक्षा की नीति अपनाई। तो बच्चों, इस तरह से हमने पार्ट 1 में इसको विस्तार से देखा हुआ है। स्वतंत्रता युद्ध के अंत में स्थिति हमने कहा किस तरह से उलट गई। और बच्चों, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों ने मुगलों को पराजित कर लगभग संपूर्ण भारत में अपनी सत्ता का विस्तार किया। यस बच्चों, तो पार्ट 1 में हमने इसके बारे में डिटेल से विस्तार से देखा हुआ है। इस बच्चों, थोड़ा सा हम और रिवाइज करते हुए आगे बढ़े। साहू महाराज को मुक्त किया गया। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने देखा था रिलीज ऑफ साहू जी महाराज। साहू जी महाराज को मुक्त किया गया, हमने ये देखा था पार्ट 1 में। हमने पार्ट 1 में साहू महाराज का राज्याभिषेक तथा बच्चों हमने बालाजी विश्वनाथ चौथ सरदेशमुखी का आदेश पत्र और थोड़ी सी जानकारी बच्चों हमने बाजीराव प्रथम के बारे में भी प्राप्त की थी। तो चलिए बच्चों, उसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे, पार्ट 2 की हम बात करेंगे। यस बच्चों, बाजीराव प्रथम के बारे में हम ये थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी कि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद साहू महाराज ने ईस्वी सन 1720 में उसके बेटे बाजीराव प्रथम को पेशवा पद पर नियुक्त किया। इस बच्चों, उसने अपने पेशवा पद के 20 वर्ष के कार्यकाल में मराठी सत्ता का विस्तार किया। तो आइए बच्चों, पार्ट 2 में आज हम जो पढ़ने वाले हैं विस्तार से, तो हम यहां से पढ़ेंगे पालखेड़ में निजाम की पराजय, निजाम्स डिफीट एट पालखेड़। इस बच्चों, यहां से हम शुरू करेंगे। इस बच्चों, अगर हम बात करें मुगल शासक फर्रुखसियर के निजाम उल मुल्क को दक्कन के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया। बच्चों, ईस्वी सन 1713 में निजाम ने हैदराबाद में अपना स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करने का प्रयास किया। तो बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं निजाम में, जिस पालखेड़ में निजाम की पराजय जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इसे हम विस्तार से देखेंगे। पॉइंटर की मदद से हम आपको बताया जिस पालखेड़ की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। आगे हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताने वाले हैं। तो बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं पालखेड़ में निजाम की पराजय, निजाम से डिफीट एट पालखेड़। मुगल शासक ने मराठों को दक्षिण के मुगल प्रदेश से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के अधिकार दिए थे। जिस बच्चों, तो यहाँ हम समझेंगे कि किस तरीके से मुगल शासक ने मराठों को दक्षिण के मुगल प्रदेश से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के अधिकार दिए थे। निजाम ने इस अधिकार का विरोध किया। उसने पुणे परगना का कुछ हिस्सा जीत लिया। तो इस तरह से बच्चों देखा आपने किस तरह से निजाम ने इसका विरोध किया, इस अधिकार का, और पुणे परगना का कुछ हिस्सा जीत लिया। आज बच्चे इसी क्रम में हम देखेंगे, हम अध्ययन कर रहे हैं पालखेड़ में निजाम की पराजय, निजाम से डिफीट एट पालखेड़। तो बच्चों, बाजीराव ने निजाम पर अंकुश लगाने का निश्चय किया। और बच्चों,
उसने औरंगाबाद के समीप पालखेड़ में निजाम को पराजित किया। तो बच्चों देखिए किस तरह से पालखेड़ में औरंगाबाद के समीप निजाम को पराजित किया बाजीराव ने। चौथ सरदेशमुखी वसूल करने के मराठों के अधिकार को निजाम ने स्वीकार कर लिया। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे पढ़ेंगे। जिस बच्चों हम बात करें मालवा की, तो उसके पहले बच्चों हम ये जानना चाहें कि बाजीराव जानता था कि मुगल सत्ता दुर्बल हो चुकी है, इसीलिए उत्तर में सत्ता का विस्तार करने के लिए अधिक अवसर है। शाहू महाराज ने बाजीराव की इस नीति का समर्थन किया। तो बच्चों हम बात करेंगे मालवा की। तो स्क्रीन पर बच्चों मालवा आप देख सकते हैं। मालवा अगर स्थान की बात करें, अगर हम इसके बारे में विस्तार से देखें और आगे जानेंगे, तो वर्तमान मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र है। राइट बच्चों, ध्यान रखिए, मालवा की जब बात करते हैं तो वर्तमान मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र है। यह क्षेत्र मुगलों के अधिकार में था। तो मालवा क्षेत्र मुगलों के अधिकार में था, यह हमें ध्यान रखना है बच्चों। इसी क्रम में हम आगे बढ़कर के देखेंगे, बुंदेलखंड की बात करेंगे। तो बच्चों वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के झांसी, पन्ना, सागर आदि नगरों के परिसर का प्रदेश बुंदेलखंड है। तो बच्चों यहाँ पर आप बुंदेलखंड को देख सकते हैं। इस मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के यहाँ पर देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं जिस बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर है भारत में वो बुंदेलखंड। और ये बुंदेलखंड, ये जो पूरा आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये बुंदेलखंड रीजन है, बुंदेलखंड क्षेत्र है जिसकी हम बात करें। तो वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के झांसी, पन्ना और इन क्षेत्रों को मिला करके जो पूरा परिसर है, पूरा क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो आइए बच्चों अगर हम बात करें, छत्रसाल राजा ने बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। तो बच्चों हम कह रहे हैं राजा छत्रसाल की बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, छत्रसाल राजा पर टिकट जारी किया गया। इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस छत्रसाल राजा की हम बात करें तो छत्रसाल राजा ने बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। यस बच्चों ध्यान रखिए। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की। इलाहाबाद का मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बंगस ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। तो बच्चों देखिए इसके बाद परिस्थितियां किस तरह से बदली। इलाहाबाद का मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बंगस ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। उसने छत्रसाल को पराजित किया। तो बच्चों यहाँ पर जो बुंदेलखंड है, ये जो आप देख पा रहे हैं, इस पर जो है देखा आपने कि किस तरह से अभी हमने चर्चा की राजा छत्रसाल की बात। लेकिन बच्चों इलाहाबाद का मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बंगस ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। उसने छत्रसाल को पराजित कर दिया, हरा दिया। तब छत्रसाल ने बाजीराव से सहायता की प्रार्थना की। तो देखा बच्चों किस तरह से जब राजा छत्रसाल पराजित हो गए तो उन्होंने बाजीराव से सहायता की प्रार्थना की। तो बच्चों बाजीराव विशाल सेना लेकर बुंदेलखंड पहुंचा। उसने बंगस को पराजित किया। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से राजा छत्रसाल ने जब राजा छत्रसाल पराजित हो गए बुंदेलखंड में, तो उन्होंने किस तरह से बाजीराव से सहायता की प्रार्थना की और बाजीराव विशाल सेना लेकर बुंदेलखंड पहुंचा। उसने बंगस को पराजित कर दिया। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों हम बात करें किस तरह से इस बाजीराव विशाल सेना लेकर बुंदेलखंड पहुंचा, उसने बंगस को पराजित किया। और बच्चों छत्रसाल ने बाजीराव का बड़ा सम्मान किया। इस प्रकार मराठों ने मालवा और बुंदेलखंड में अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो बच्चों बाजीराव ने मुगल शासक से मालवा की सूबेदारी मांगी। मुगल शासक ने यह मांग अस्वीकार कर दिया। अतः बच्चों मार्च 1737 में बाजीराव दिल्ली पर आक्रमण करने के उद्देश्य से दिल्ली की सीमा पर जा पहुंचा। उसके बाद बच्चों भोपाल की लड़ाई की बात करें, द बैटल ऑफ भोपाल की बात कर रहे हैं। तो बच्चों बाजीराव के आक्रमण से मुगल परेशान हो गया। दिल्ली की रक्षा करने के लिए उसने निजाम को बुला लिया। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं यहां पर भोपाल की लड़ाई की, द बैटल ऑफ भोपाल की बात कर रहे हैं। तो बच्चों अगर भोपाल की बात करें तो आप देख सकते हैं भोपाल यहां पर देख सकते हैं
तो किस तरीके से बाजीराव के आक्रमण से मुगल परेशान हो गया, तो दिल्ली की रक्षा करने के लिए उसने निजाम को बुला लिया। बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं, दिल्ली की रक्षा के लिए उसने निजाम को बुला लिया। आगे बच्चों हम देखेंगे भोपाल की लड़ाई के बारे में हम बात करेंगे, द बैटल ऑफ भोपाल की बात करेंगे। विशाल सेना के साथ निजाम ने बाजीराव पर आक्रमण किया। बाजीराव ने उसे भोपाल में पराजित किया। बच्चों यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इस भोपाल में बाजीराव ने उसे भोपाल में पराजित कर दिया। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं द बैटल ऑफ भोपाल की, कि किस तरीके से देखा आपने, निजाम ने बाजीराव पर आक्रमण किया, बाजीराव ने उसे भोपाल में पराजित किया। तो ये हम देख सकते हैं, निजाम ने मराठों को मालवा की सूबेदारी का आदेश पत्र मुगल शासक से प्राप्त करवा देना स्वीकार कर लिया। तो चलिए बच्चों इस क्रम में हम और आगे पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों हम देखेंगे पुर्तगालियों की पराजय की बात करेंगे, द डिफीट ऑफ पुर्तगीज की बात करेंगे। कोंकण के तटीय क्षेत्र में वसई ठाणे पुर्तगालियों के अधिकार में थे। इस बच्चों अगर हम बात करें तो कोंकण के तटीय क्षेत्र की हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, कोंकण के तटीय क्षेत्र की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं इस वसई ठाणे पुर्तगालियों के अधिकार में थे। पुर्तगाली शासक प्रजा पर अत्याचार करते थे। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं मराठी सत्ता के विस्तार की बात कर रहे हैं, इस बच्चों जिसमें आज अभी हम देख रहे हैं पुर्तगालियों की पराजय के बारे में, द डिफीट ऑफ पुर्तगीज की बात कर रहे हैं। हमने देखा बच्चों कि कोंकण के तटीय क्षेत्र में वसई ठाणे पुर्तगालियों के अधिकार में थे और पुर्तगाली शासक प्रजा पर अत्याचार करते थे। तो देखिए बच्चों यहां स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो वसई की बात करें उसके से लगा हुआ, उससे सटा हुआ ठाणे का क्षेत्र। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। पुर्तगालियों की पराजय की बात कर रहे हैं बच्चों, द डिफीट ऑफ पुर्तगीज की बात कर रहे हैं। बाजीराव ने अपने भाई चिमाजी अप्पा को उनका दमन करने के लिए भेजा। उसने ठाणे और आसपास का प्रदेश जीत लिया। तो बच्चों देखा आपने कि किस तरीके से बाजीराव ने अपने भाई चिमाजी अप्पा को उसका दमन करने के लिए भेजा और चिमाजी अप्पा ने बड़ी ही वीरता के साथ, बड़ी हुई बहादुरी के साथ किस तरीके से ठाणे और आसपास के प्रदेश को जीत लिया। जिस बच्चों और इसके पश्चात 1739 में उसने वसई के किले को घेर लिया। तो बच्चों उसके बाद 1739 में उसने वसई के किले को घेर लिया। किला बहुत मजबूत था, पुर्तगालियों के पास प्रभावी तोपें थी, परंतु चिमाजी ने बड़ी जीवटता से घेरा जारी रखा और पुर्तगालियों को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया। परिणामतः वसई का किला और पुर्तगालियों का बहुत बड़ा प्रदेश मराठों के अधिकार में आ गया। तो देखा बच्चों चिमाजी अप्पा की बहादुरी की बात की, किस तरह से बड़ी ही बहादुरी के साथ, बड़ी ही जीवटता के साथ बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा ने किस तरीके से देखा बच्चों 1739 में देखा किस तरह से वसई के किले को घेर लिया और किला बहुत मजबूत था, जबकि पुर्तगालियों के पास तो प्रभावी तोपें थी, परंतु चिमाजी अप्पा बिल्कुल भयभीत नहीं हुए और बड़ी ही जीवटता के साथ उसे घेरे रखा और आगे चल करके बच्चों परिणाम में हुआ वसई का किला और पुर्तगालियों का बहुत बड़ा प्रदेश मराठों के अधिकार में आ गया। यस बच्चों, तो जिस हमने अभी देखा कि किस तरीके से बाजीराव ने जो अपने भाई चिमाजी अप्पा को इस पुर्तगालियों का दमन करने के लिए, तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं पुर्तगालियों की पराजय की बात कर रहे हैं, द डिफीट ऑफ पुर्तगीज की बात कर रहे हैं और आपने ठाणे और आसपास के प्रदेश को किस तरह से चिमाजी अप्पा ने बहादुरी के साथ, जीवटता के साथ किस तरह से पुर्तगालियों को पराजित किया, ये हमने देखा। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। इस तो आप देख सकते हैं बच्चों, अगर वसई की बात करें तो वसई एरो के द्वारा आप देख सकते हैं। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं।
बच्चों हम बात करेंगे बाजीराव की मृत्यु, डेथ ऑफ बाजीराव की बात करेंगे। बच्चों ईरान का शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। इस बच्चों नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और बच्चों शाहू महाराज के आदेश पर बाजीराव विशाल सेना लेकर उत्तर की ओर चल पड़ा। इस बच्चों ईरान का शासक नादिर शाह जिसने भारत पर आक्रमण किया, शाहू महाराज के आदेश पर बाजीराव विशाल सेना लेकर उत्तर की ओर चल पड़ा। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं शाहू जी महाराज की, जिनके आदेश पर जिस बाजीराव विशाल सेना लेकर के उत्तर की ओर चल पड़े, ये हम देख रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं बाजीराव की मृत्यु के बारे में, डेथ ऑफ बाजीराव के बारे में। तो बाजीराव बुरहानपुर तक पहुंचा, तब तक नादिर शाह दिल्ली की विपुल संपत्ति लूटकर अपने देश को लौट चुका था। तो बच्चों अगर हम बात करें बुरहानपुर की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यह वो स्थान जहां बाजीराव पहुंचे थे। इस बच्चों ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है यह स्थान बुरहानपुर। इस बाजीराव बुरहानपुर तक पहुंचा था, तब तक नादिर शाह इस बच्चों दिल्ली, जो स्क्रीन पर बच्चों आप देख पा रहे हैं, दिल्ली की विपुल संपत्ति लूटकर अपने देश को लौट चुका था। और बच्चों इस क्रम में आगे बात करें तो अप्रैल 1740 में नर्मदा नदी के तट पर रावेर खेड़ी में बाजीराव की मृत्यु हुई। तो स्क्रीन पर बच्चों आप नर्मदा नदी को आप देख पा रहे हैं। और बच्चों नर्मदा नदी, इस नर्मदा नदी के तट पर अप्रैल 1740 में रावेर खेड़ी में बाजीराव की मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखना है बच्चों, हम बाजीराव की मृत्यु की बात करें, डेथ ऑफ बाजीराव की बात करें, तो आपको ध्यान रखना है अप्रैल 1740। यस, अप्रैल 1740 में नर्मदा नदी के तट पर रावेर खेड़ी में बाजीराव की मृत्यु हुई। तो बच्चों बाजीराव उत्तम सेनानी था। बाजीराव ने अपनी वीरता और पराक्रम से उत्तर भारत में मराठों का वर्चस्व स्थापित किया। उसने मराठी सत्ता को संपूर्ण भारत के स्तर पर एक शक्तिशाली सत्ता के रूप में स्थान प्राप्त करवाया। उसके कार्यकाल में शिंदे, होलकर, पवार, गायकवाड़ घराने आगे आए। तो बच्चों इस तरह से बाजीराव के अगर उनकी जीवटता की बात करें, उत्तम सेनानी का जो गुण था उसकी बात करें, उनकी वीरता की बात करें, उनके पराक्रम की बात करें, और किस तरह से उत्तर भारत में मराठों का वर्चस्व कायम करने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, तो हमने बच्चों आज अर्थात पार्ट 2 में इसे विस्तार से देख लिया। तो बच्चों इस पाठ में अर्थात मराठी सत्ता के विस्तार को, इस पाठ को बच्चों हमने 2 भाग में देखा है। तो उम्मीद करते हैं आपने पहला भाग देख लिया होगा। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा होगा तो बच्चों इस भाग को यानी पार्ट 2 को देखने के पहले पार्ट 2 अगर आप देख लेंगे तो पाठ को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों हमने आज अर्थात अगर दोनों भाग की बात करें पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो बच्चों हमने पूरा जो अध्ययन किया इस पाठ में शाहू जी महाराज को किस तरह से मुक्त किया गया, शाहू महाराज के राज्याभिषेक के बारे में, बालाजी विश्वनाथ, चौथ सरदेश मुखी का आदेश पत्र तथा बाजीराव प्रथम के बारे में हमने जानकारी पार्ट 1 में प्राप्त की थी। और बच्चों पार्ट 2 में आज हमने देखा पालखेड़ में निजाम की पराजय, मालवा, बुंदेलखंड, भोपाल की लड़ाई, पुर्तगालियों की पराजय, बाजीराव की मृत्यु। बच्चों पार्ट 2 में हमने इस तरह से बच्चों इस पाठ को हमने पूरा किया। तो आइए बच्चों इस पाठ को अध्ययन करने के बाद हम अभ्यास कर लेंगे। तो आइए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों एक शब्द में लिखो। तो जरा ध्यान से आप सोचेंगे, आपके सामने एक कथन है, ध्यान से देखिए। बुंदेलखंड में इसका राज्य था। तो चलिए बच्चों याद कीजिए, बुंदेलखंड में किनका राज्य था आपको याद करना है। याद कीजिए, इसकी हमने चर्चा की थी। बुंदेलखंड में किनका राज्य था? तो तमाम बच्चों को, विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। तो चलिए बच्चों एक शब्द में आपको इसका उत्तर बताना है। मुझे लगता है तमाम बच्चों ने सोच लिया होगा और बता भी दिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस बच्चों, छत्रसाल।
तो बच्चों राजा छत्रसाल का राज्य था, आपको याद आ रहा होगा, हमने इसकी चर्चा की थी। बुंदेलखंड में इनका राज्य था, किसका? छत्रसाल का। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों एक शब्द में आपको और उत्तर देना है, ध्यान से देखिए। बाजीराव की मृत्यु इस स्थान पर हुई। बच्चों उस स्थान का नाम विकल्प आपके पास नहीं है, सोचिए, याद कीजिए। बाजीराव की मृत्यु इस स्थान पर हुई, उस स्थान का नाम आपको बताना है, लिखना है। याद कीजिए बच्चों। चलिए हम क्लू देते हैं आपको, नर्मदा नदी के किनारे। इस बच्चों याद कीजिए उस स्थान का नाम जहां पर बाजीराव की मृत्यु हुई थी, जिस नर्मदा नदी के किनारे। याद कीजिए बच्चों, यस, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो अपना उत्तर टैली कीजिए, रावेरखेड़ी। तो बच्चों वो स्थान था रावेरखेड़ी जहां पर बाजीराव की मृत्यु हुई थी। यस बच्चों, तो इसकी चर्चा हमने विस्तार से की थी, परीक्षा में आएगा तो आप लिख सकते हैं। यस बच्चों, तो बाजीराव की मृत्यु स्थान पर हुई रावेरखेड़ी। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए एक शब्द में लिखो, याद कीजिए बच्चों। इसने पुर्तगालियों को हराया। याद कीजिए बच्चों, यस, याद कीजिए बच्चों। बाजीराव ने अपने भाई, चलिए हम क्लू दे रहे हैं, बाजीराव ने अपने भाई, यस, बाजीराव के भाई का नाम क्या था बच्चों, आपको याद आ रहा होगा। यस बच्चों, आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए एक शब्द में बताइए, नाम बताइए जिन्होंने पुर्तगालियों को हराया था। यस बच्चों, चिमाजी अप्पा। आपका उत्तर टैली कीजिए, चिमाजी अप्पा। यस, इन्होंने पुर्तगालियों को हराया था, चिमाजी अप्पा। यस बच्चों, आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों हम अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चे यहाँ पर दूसरे प्रकार का प्रश्न ले लेते हैं। सत्य या असत्य बताना है, यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखना है। तो चलिए बच्चों पहला कथन है, वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के झांसी, पन्ना, सागर आदि नगरों के परिसर का प्रदेश बुंदेलखंड है। तो क्या ये कथन सत्य है? कथन को फिर से सुनिए। वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के झांसी, पन्ना, सागर आदि नगरों के परिसर का प्रदेश बुंदेलखंड है। तो क्या ये कथन सत्य है? जो इसकी चर्चा हमने की थी विस्तार से, आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए, तमाम विद्यार्थियों ने अपना उत्तर दे भी दिया होगा, तो अपना उत्तर टैली कीजिए। क्या ये कथन सत्य है? यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो तमाम बच्चों ने उत्तर दे दिया होगा। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पर अगला कथन, ये देखिए, अगला कथन ये रहा। तो बच्चों सत्य या असत्य बताओ, यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखो। दूसरा कथन है, कोंकण के तटीय क्षेत्र में वसई, ठाणे पुर्तगालियों के अधिकार में थे। याद कीजिए बच्चों, क्या यह कथन सत्य है? कोंकण के तटीय क्षेत्र में वसई, ठाणे पुर्तगालियों के क्षेत्र में थे। क्या यह कथन सत्य है? इस बच्चों इसकी भी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए, तमाम बच्चों को याद आ गया होगा, तो आप अपने उत्तर को टैली कीजिए, देखिए कि क्या आप सही हैं। यस, सत्य। तो तमाम विद्यार्थियों ने सत्य उत्तर दे दिया होगा, शाबाश। तो बच्चों इस तरह से कोंकण के तटीय क्षेत्र में वसई, ठाणे पुर्तगालियों के अधिकार में थे, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों अगला कथन देखेंगे और अंतिम कथन है ये, ध्यान से देखिए। सत्य या असत्य बताओ, यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखो। तो चलिए बच्चों अगला कथन है, छत्रसाल राजा ने तमिलनाडु में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। याद कीजिए बच्चों, छत्रसाल राजा ने तमिलनाडु में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों, इसकी भी चर्चा हमने की थी, पाठ में विस्तार से आपने इनके बारे में पढ़ा है, इस राजा छत्रसाल के बारे में। तो छत्रसाल राजा ने तमिलनाडु में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, ये कथन में कहा जा रहा है। तो क्या यह कथन सत्य है?
तमाम बच्चों को आसानी से उत्तर याद आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, क्या कहा जा रहा है? छत्रसाल राजा ने, कहा जा रहा है तमिलनाडु में। तो क्या तमिलनाडु में उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था? तमाम बच्चों को क्लिक कर गया होगा, अरे हाँ। तो क्या है, ये कथन सत्य है या असत्य? तमाम बच्चों ने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली करिए बच्चों। तो ये कथन तो असत्य है। तो बच्चों ऊपर क्या लिखा हुआ है कि अगर कथन, यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखो। यानी बच्चों ये कथन असत्य है। तो क्या असत्य है? जो जिस बच्चों कथन का जो हिस्सा असत्य है उसको सत्य करके लिखना है। यानी बच्चों आपको याद आ रहा होगा, छत्रसाल राजा ने तमिलनाडु में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित नहीं किया था। तो ये जो तमिलनाडु है इसकी जगह पर बच्चों कौन सा शब्द आएगा, आपको याद आ रहा होगा। तो तमाम बच्चों को याद आ भी गया होगा। और बच्चों वह शब्द है बुंदेलखंड। इस बच्चों इसकी चर्चा हमने पाठ में विस्तार से की थी। तमाम बच्चों ने उत्तर दे भी दिया होगा। यस। तो छत्रसाल राजा ने सत्य कथन, यानी कथन को सत्य करके बच्चों इस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस तरह से लिखना है कि छत्रसाल राजा ने बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। तो वाक्य को पूरा इस तरह से सुधार करके इस तरह से लिखना है, छत्रसाल राजा ने बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इस तरह से पूरे वाक्य में इस वाक्य को सत्य करके सुधार करके फिर से लिख देना। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आज हमने पूरा किया मराठी सत्ता का विस्तार, द एक्सपेंशन ऑफ द मराठा पावर, पार्ट 2 को हमने पूरा किया। और इस तरह से बच्चों ये पाठ पूरा हो चुका है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं पाठ को आपने अच्छे से समझ लिया है। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस बच्चों, और खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।